प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात करेंगे भारत में हालिया इलेक्शन 2024 के जो अब तक के नताइज हैं। कांग्रेस का शानदार कमबैक है। इससे पहले हमने देखा कि मोदी जी बार बार ये दावा कर रहे थे कि इस दफ़ा जो हम दोबारा आ रहे हैं और जीत हमारी होगी और अपोजिशन को इबरतनाक शिकस्त देंगे। इब्तदाई जो पोल थे उसमें माहौल भी इस तरह का बन रहा था, लेकिन अब जो नताइज आ रहे हैं इसमें कांग्रेस और उनके जो इत्तेहाद है उसने ज़बरदस्त कमबैक किया और इस वक्त के जो नंबर्स हैं वो 234 नंबर्स हैं कांग्रेस के पास और 291 हैं मोदी के जो हिमायत याफ्ता हैं, हुकूमत के जो हिमायत याफ्ता हैं उनके पास। लोकसभा की जो 543 नशिस्तें हैं भारत में, उसमें से 272 नशिस्तें यानी सादा अक्सरियत हासिल करने के वाली जमात जो है वो हुकूमत बनाती है, हुकूमत बनाने की पोजीशन में होती है। और भारतीय जनता पार्टी के इत्तेहाद और एनडीए ने 301 जबकि कांग्रेस ने 210 नशिस्तें अब तक हासिल कर ली हैं। ज़रा भी रिजल्ट आना बाकी हैं और अगर इसी तरह का कोई अपसेट हुआ तो क्या मोदी सरकार हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे या नहीं। और उन्होंने जो प्रीवियस इत्तेहाद रहे उन लोगों के साथ भी राब्ते शुरू कर दिए हैं। अपसेट हुआ है, ये अपसेट कैसे हुआ। और भारत में एक जो आरएसएस की इंतहा पसंदी थी, शिद्दत पसंदी थी, और ये आज नहीं पिछले कई सालों से हम इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं और बात करते रहे। आज उस चीज़ को शिकस्त हुई है और ये बड़ा एक खुद सरप्राइज़ है बीजेपी के लिए भी और उनके जो बड़े बड़े दावेदार थे उनके लिए। हुआ क्या है एक्चुअल में और ये सरप्राइज रिजल्ट्स कैसे आए, इसके ऊपर तजिया हासिल करेंगे। सीधा लिए चलते हैं हम आपको भारत में। डॉक्टर प्रमोद भावा साहब बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं और न सिर्फ भारत पाकिस्तान बल्कि इस सेंट्रल एशिया के ऊपर, एशिया के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त कमांड रखते हैं इस रीजन के ऊपर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से और इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जनाब अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और आपके नाजरीन को भी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। किस तरह देखते हैं ये क्या हुआ। इब्तदाई नताइज बाज़ार ये लग रहा था कि शायद एक बार फिर मोदी जी आ रहे हैं और बिल्कुल क्लीन स्वीप करते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये जो एक सरप्राइज़ आया है, जिस तरह रिजल्ट्स आ रहे हैं, खुद हमें यहाँ बैठ के यकीन नहीं हो रहा। आप वहाँ पूरा अरसा इलेक्शंस कवर भी करते रहे, हमने देखा आपको। तो ये सरप्राइज़ कैसे हुआ और क्या कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे और कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने डंड डाला मोदी सरकार की इस पूरी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। वैसे इसके लिए अगर मेरे हिसाब से पूछें तो सबसे पहला शुक्रिया पाकिस्तानी सहाफियों को बनता है और पाकिस्तान के लोगों को बनता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा ही सब होने वाला था। हमारे मोदी जी ने या जो भी इनकी ये क्या कहते हैं उसको नून इत्तेहाद है, तो इन लोगों की यही था कि कैसे भी करके ये 400 पार हो जाएंगे। इन्होंने नारा भी दिया था अब की बार 400 पार। लेकिन जैसे आपके यहाँ फॉर्म 45 और 47 का चक्कर हुआ उसके बाद यहाँ भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपोजिशन की निगाहें बड़ी सख्त हो गई। और हमारे यहाँ एक फॉर्म होता है 17C, जी 17C, जो जिस तरीके का आपके यहाँ 45 होता है सेम वही होता है। तो यहाँ अपोजिशन ने वो 17C को लेकर और बड़ी सख्ती कर दी और जितने पोलिंग स्टेशन है और जो काउंटिंग स्टेशन है वहां के ऊपर सख्ती हो गई। तो धीरे धीरे करके ऐसा नहीं हुआ जैसी उम्मीदें ये रख रहे थे, वरना ये तो इस चीज को लेकर चल रहे थे कि हम अपोजिशन को ही फारिग कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डेमोक्रेसी बच गई, हमारा आइन बच गया और वो सब एक जो बुरे ख्वाब आ सकते थे वो सब बच गए। आप इसमें ये ना कि ये कांग्रेस जीती है या कोई और दूसरा उनका इत्तेहाद जीता है, मेरे हिसाब से ये अवाम की जीत है। और डॉक्टर साहब इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह आप फरमा रहे हैं। आज शाम में जब कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि हमने इलेक्शन बीजेपी इदारे, ब्यूरोक्रेसी, खुफिया एजेंसियां, मीडिया और आदि अदलिया के खिलाफ लड़ा
और उसके बाद भारतीय आइन को बचाने में कामयाब हुए और ये कामयाबी मिली जिसका तस्करा आप भी कर रहे थे। इससे पहले भी हम ये बात इस चीज़ का बारहा जिक्र कर चुके हैं और आप हमारे प्रोग्राम्स में भी और आपके चैनल्स के ऊपर भी बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं इस मौजू के ऊपर कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। मोदी चूँकि फोकस ही इस चीज़ पे कर रहे थे इलेक्शन के ऊपर कि किसी भी तरह ये इलेक्शन मैनेज किया जा सके। इतनी सरमायादारी लगाने के बावजूद कैंपेन बाज़ाहिर जो एक मोमेंटम बना था वो TV9 तो पूरा एजेंडा टो करता है RSS का, साथ ही साथ बहुत सारे भारतीय चैनल्स उनकी लाइन में खड़े हो गए। उसके बावजूद इतना प्रोपेगेंडा करने के बावजूद भी जो रिजल्ट्स आए हैं और बड़े हौसला अफजा रिजल्ट्स हैं कांग्रेस के लिए और उनके इत्तेहादियों के लिए। फॉर्म 45 और 7 का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान का रेफरेंस आपने दिया, वहाँ पे आप जिस तरह बता रहे थे कि 70C बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है कि चूँकि ये जो एक प्रेशर एलिमेंट होता है, फिर जो खुफिया एजेंसीज अपना काम करती हैं, जो ब्यूरोक्रेसी अपना इनपुट देती है, इलेक्शन कमीशन अपना इनपुट देती है, तो अब कोई रिजल्ट टेम्पर्स हो सकते हैं? क्योंकि मोदी ने तो अभी थोड़ी देर पहले जो कारकुनान से खिताब कर रहे थे उसमें तो उन्होंने वाजे कर दिया कि हमारे पास तो 60 करोड़ आवाम की हिमायत हासिल है, वोट डाला है उन्होंने। तो एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि या मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो बाकी नताइज रह गए वो नताइज भी हमारी फेवर के होंगे। तो आपको लगता है कि कोई टेम्परिंग हो सकती है इसके ऊपर? जी जी, ऐसे ऐसे इल्जामात यहाँ पर अपोजिशन ने दोपहर को ही लगा दिए थे जी, क्योंकि 12 बजे तक ये हालात थी कि 8 बजे से 12 बजे के बीच में बहुत तेजी से अपोजिशन लीड ले रहा था, लेकिन 12 बजे अचानक पता नहीं क्या हुआ, गवर्नमेंट ने, एक तो यहाँ इंटरनेट बड़ा स्लो हो गया, ठीक, यूजुअली 5G चलता है वो 2G हो गया, और इंटरनेट स्लो होने के साथ ही सारी काउंटिंग रोक दी गई। ठीक, जो इलेक्शन कमीशन नताइज देता रहता है करंट, वो सारे नताइज रोक दिए गए। लेकिन अपोजिशन वाले भी और आवाम भी बड़ा एक्टिव था, उन्होंने वो सब पोलिंग स्टेशन को घेर लिया और इससे पहले कि कोई और दबाव में ना आते जो अब वहाँ के अफसरान थे, जी जी, जैसे आपके DC होते हैं, हमारे यहाँ DM होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, तो उन लोगों को या जो इलेक्शन ऑफिसर्स थे वो लोग उतने प्रेशर में नहीं आए और ऐसा नहीं हो पाया कि जैसा ये तो चलो ठीक है, खुशहाल बात है कि अभी तक प्रेशर में नहीं आए, लेकिन जाहिर है वहाँ हमने देखा कि मीडिया प्रेशर में आ जाता है, बहुत स्टूडियो का घेराव कर लेते हैं RSS के लोग। किस तरह देखते हैं अभी तक के जो नताइज हैं, जो हमारे पास इतलात आ रही हैं, ज़रा हम भी आपसे ही भारतीय मीडिया से कोट कर रहे हैं, लेकिन आप ज़रा वहाँ पे बैठे हैं, आप इलेक्शन नताइज को मॉनिटर भी कर रहे हैं, अब तक का कितने % पोल हो चुका है और कितना बाकी है? और जो बाकी है आपको क्या लगता है वो किन किन एरियाज़ के इलेक्शन जो रिजल्ट्स बाकी हैं, क्या वो कांग्रेस के हिमायत याफ्ता रिजल्ट्स पेंडिंग हैं, या आपको लगता है कि वहाँ पे भी मोदी जी के जो हिमायत याफ्ता या एक फेवरेट जोन है वहाँ से नताइज आने, क्या कैलकुलेशंस हैं वहाँ की? हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे नताइज को डिक्लेयर करने से पहले जो उसकी रेंज चलती रहती है कि ये इसने ऐसे लीड कर रहा है जी, तो वो सारा डेटा भी आता रहता है, और आप मान के चले कि आज की अभी ये टाइम में जो डेटा है यही फाइनल होगा, उसमें अप्रोक्सीमेट 234 234 बीजेपी की है, उसके इत्तेहाद को मिला लें तो वो 298 है, और ये जो कांग्रेसी इत्तेहाद है इनकी कम है। लेकिन एक चीज और खास आप ध्यान दें, जिस चीज के ऊपर जिक्र नहीं कर रहे, अकेली बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती, उसको 272 चाहिए, वो उतना उससे बहुत दूर है, और जो उसके इत्तेहादी हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कल उसके साथ ही काम करेंगे। हो सकता है वो कल इनकार कर दें कि हम अपना इत्तेहाद चालू रखते। जी जी, और जहाँ तक यहाँ आपस में मीडिया में तो हमारे यहाँ मीडिया तो है ही नहीं ना, मीडिया तो हमारे यहाँ आपके यहाँ लिफाफे होते हैं, हमारे यहाँ थैले होते हैं। एग्जैक्टली उधर तो अमित शाह ने तो माहौल बनाया हुआ था पूरा, तो जाहिर है इतना आसान तो नहीं होता। हमने देखा कि मीडिया वैसे ही प्रमोट करता रहा पूरा एजेंडा। नहीं, हमारा तो टोटल मीडिया
2 या 3 सेठों ने खरीदा हुआ है ना, जी जी जो इंडस्ट्रियलिस्ट और जो इंडस्ट्रियलिस्ट इनके साथ हैं, मोदी जी को फेवर कर रहे हैं, इनके दोस्त हैं, क्रोनी कैपिटलिस्ट वाले, उन लोगों ने पूरा मीडिया खरीदा हुआ है। तो हमारे यहाँ मीडिया का तो वैक्यूम है एक बहुत बड़ा। ये बात तो आपकी ठीक मीडिया है, की तो बात ही करनी बेकार है। ठीक है। लेकिन ये बताइएगा कि चूंकि जिस तरह मोदी जी दावा कर रहे हैं, और अभी जब वो कारकुनान से खिताब भी कर रहे थे कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं तीसरी बार, और कुछ जो माजी में लोग उनको छोड़ के चले गए थे उनके साथ भी तेज़ी से रब्ते किए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप तो कह रहे हैं कि चूंकि इत्तेहादी अकेले तो कांग्रेस बीजेपी जो है हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, ये तो वाजे हो गया। सपोज कर लेते हैं कि जो अब तक के नतायज हैं यही नतायज फाइनल भी हों, तो आपको क्या लगता है कि जो इत्तेहाद टूटने की बातें हैं, फिर जो अपोजिशन थी कांग्रेस इत्तेहाद है, ये इनमें है ये एबिलिटी कि ये जोड़ तोड़ कर लेंगे और लोगों को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेंगे? नहीं, देखिए, इनका जो पर्सनल नेचर है जी मोदी जी हैं, और मोदी जी के साथ जो हमारे दाखिले जो हमारे क्या कहते हैं, दाखिला वजीर दाखिला थे, जी जी वजीर अमित शाह, हाँ, इन दोनों की साइकोलॉजी ऐसी है कि ये डोमिनेट करके चलते हैं। और मोदी जी ने तो बहुत बड़ा एक कुफ्र बोल दिया, अल्लाह तौबा करे, कि मैं खुदा का पैगंबर जैसा ही हूँ। ठीक। तो इस कंडीशन में कोई भी पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी, और जब पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी तो जो इनके इत्तेहादी छोटे छोटे दल हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो भी इनके साथ जाना पसंद नहीं करेंगी। और बर्रे सगीर की, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की, इंडिया की, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बर्रे सगीर की मिट्टी इतनी जखेज है कि हमारे यहाँ नफरत की खेती ज्यादा दिन नहीं चल सकती। और अगर ऐसा हुआ होता तो जहाँ इन्होंने राम मंदिर बनाया था जी, जिस मंदिर के नाम पर ये चाह रहे थे कि हम कम्युनिज्म बढ़ा दें और इस तरीके का गैर गैर हिंदू लोगों को इकट्ठा कर लें या उनको दबा दें, वहीं पर इनका कैंडिडेट हार गया है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक ही, अपसेट हुआ, लेकिन इंतहा पसंदी को तो शिकस्त होनी थी। जिस तरह का था, खामोश लोगों ने वोट डाला, बज़ाहिर तो लग रहा था जिस तरह की कैंपेन, ज़रा खौफ था, कि खौफ हरास के अंदर ये सब कुछ होता रहा, और उस चीज़ ने वाज़े भी कर दिया। लेकिन अब आगे चलकर चूँकि अगला मरहला तो हुकूमत साजी का है, जिसके जो बज़ाहिर अब नंबर गेम्स नज़र आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर राहुल गांधी और यानी कांग्रेस और उनके जो हिमायत याफ्ता लोग हैं वो इन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे? एक जो हमारे यहाँ भी एक वर्ड यूज़ होता है, मफामत की सियासत, जोड़ तोड़, तो इस तरह ये मैनेज कर लेंगे? चूँकि जो माजी में हमने देखा, मोदी जी के पास बंदे तो तगड़े थे ना, चाहे अमित शाह हों, ये वो लोग हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स को, बड़े बड़े लोगों को ख़रीदते थे, जोड़ तोड़ करते थे, प्रेशर डलवाते थे आरएसएस के, अगर इनसे काबू नहीं होते थे तो फिर आरएसएस के गुंडों से ये उनके बिजनेस तबाह करके अपने साथ मिलाते थे। तो प्रेशर टैक्टिक्स तो वो अब ज़ाहिर है मोदी जी का तो तजर्बा ही इसी चीज़ में है कि वो जोड़ तोड़ बदमाशी के ज़रिए भी करवाते हैं। तो आपको लगता है कि ये वाला एलिमेंट वो इस्तेमाल करेंगे या कर सकते हैं, प्रेशर डाल के अपने साथ लोगों को जोड़ के रखें, छोटे ग्रुप्स को? देखिए सर, इन सब सवालों का अगर आप जवाब लेना चाहें जी तो एक जवाब है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जी जी, अल्लाह सबसे बड़ा प्लानिंग करने वाला है, बेशक, और उसकी प्लानिंग हमेशा कामयाब होती है। इनकी यही जो डोमिनेट करने की ताकत थी या सोच थी, वो इनके लिए सबसे बड़ा आप समझें कि नुकसानदेह बन गया, और वो इनको डुबोने वाला बन गया। और जहाँ जोड़ तोड़ की सियासत वाली बात है, जब फ्लड आता है, जब बाढ़ आती है और उसमें पानी बह रहा हो, तो सांप और नेवला एक ही लकड़ी पर सवारी करके तैरते जाते हैं, क्योंकि दोनों को अपनी जान बचानी होती है। ऐसा ही है। तो आज अगर इत्तेहाद इकट्ठा हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है कि उनको आइन बचाना है, उनको डेमोक्रेसी बचानी है। और अगर डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, आइन नहीं बचेगा, तो पॉलिटिकल पार्टियां क्या करेंगी? ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की। से तो सब डर। हाँ, लेकिन ज़रा इत्तेहाद वो करेंगे।
दूसरा जो खबरें आ रही थी, आप ही के कुलीग हैं, अक्सर मैं उनके शो पे भी होता हूँ, उन्होंने भी मुझे भेजी थी, एक कांग्रेस के अंदर, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस के बीजेपी के अंदर भी बड़ी बड़ी ज़बरदस्त झगड़ा हुआ है आपस में रिजल्ट्स आने के बाद। क्या इतलात हैं और ग्रुपिंग वाजे हो गई है? एक इत्तेहाद जो हमें माजी में नज़र आ रहा था या एक कमांड नज़र आ रही थी जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे जिक्र कर रहा था, तो ज़रा नताइज आए, मायूसी हुई, मायूसी के बाद एक दूसरे के ऊपर ब्लेम किया जा रहा है कि आपसे नताइज कंट्रोल नहीं हो सके। तो इसमें किस हद तक सदाकत है और क्या वाकई में ग्रुपिंग जो है वो मज़ीद एक्सपोज हुई है? ये एक तो सबसे बड़ी खबर ये है कि बीजेपी, वो नून, जो हमारा ये नून वाला ग्रुप है, जी जी, नरेंद्र मोदी वाला, और आरएसएस, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। ठीक। आरएसएस किसी भी कीमत पे नहीं चाहता कि इनको हुकूमत दोबारा से मिले या दोबारा से हुकूमत में आए। और उसके अलावा जब आरएसएस नहीं चाहता तो जो इनके बाकी अपने इन्हीं की पार्टी के जो पुराने लीडर हैं, क्या उसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रहे हों या यूपी वाले जो बाबा जी हैं, जी जी, एक गडकरी हैं, तो वो इंटरनल भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है। और किसी भी कंडीशन में अगर बीजेपी गवर्नमेंट बनाती है तो मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं होने वाले। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर का कौन उम्मीदवार हो सकता है? अब चूंकि वक्त भी मेरे पास ख़त्म हो रहा है, आखिरी, चूंकि अब इत्तेहाद, छोटे छोटे इत्तेहाद भी वो होंगे, जो जो मरहला आगे बढ़ेगा, प्रेशर भी बनेगा, मोदी का जो एक गुरूर तकब्बर वैसे ही खाक में मिल चुका है, अब वो वैसे भी नीचे आएंगे। तो क्या माहौल देखते आप देख रहे हैं कि वाकई मोदी जी आएंगे या जो कांग्रेस का इत्तेहाद है वो टेक ओवर करेगा? मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस का इत्तेहाद टेक ओवर करेगा और उसमें राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होंगे और 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक। और ये जाते जाते हैदराबाद दक्कन से जो है और वहाँ पे हमने देखा था कि इंतखाबी मुहिम के दौरान मस्जिद की तरफ अलामती तौर पे एक तीर भी चलाया गया था बीजेपी की तरफ से। वहाँ से जो हमारे पास इतलात आ रही हैं आप भी कि वहाँ शिकस्त हुई है और असदुद्दीन ओवैसी बड़े एग्रेशन के साथ कैंपेन भी की उन्होंने, तो उनको कामयाबी मिली है। नहीं, वो तो उनका घर है और वो बहुत अच्छी कामयाबी मिली है उनको। जिसने वो बेजा हरकत की थी जिस औरत ने, वो उसको तो बहुत बुरी शिकस्त मिली है। और आप याद रखें कि तकब्बुर के सामने, तकब्बुर को कोई भी पसंद नहीं करता। एक मोदी जी की खासम खास थी स्मृति ईरानी। जी जी बिल्कुल है, पिछली दफा उसने इलेक्शन जीता भी था। हाँ, वो राहुल गांधी के पीए से हार गई है। तो पिछली दफा राहुल गांधी बुरी तरीके से हार हाँ, पिछली दफा जो एक 2004 से लेकर इस वक्त तक, चूंकि गांधी खानदान के पास थी ये सीट, तो फिर उस वक्त इसने ईरानी ने जीती थी और इस दफा वाकई में बड़ी बुरी शिकस्त हुई। हाँ, और इस बार वो जो राहुल गांधी का वहां पर मुंशी था जी, वो उसके मुंशी से हार गई, मुंशी से हार गई। और यही इधर ओवैसी साहब का जिक्र कर रहे थे, तो उनको जो उन्होंने शिकस्त दी है खातून को 3 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी, बड़ी वाज़ेह। जी जी, हाँ, ऐसी कोई थी, बड़ी बेहूदगी वाली उसने हरकत की थी और उसकी मजम्मत की है, जिसकी वजह ये रही कि वहाँ जो नॉन मुस्लिम है उन्होंने भी ओवैसी को वोट किया। ठीक, चले अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत किसकी बनती है। ज़रा जोड़ थोड़ा नताइज जैसे कंप्लीट होते हैं तो हुकूमत साजी का मरहला शुरू हो जाएगा, उसके लिए जोड़ तोड़ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रमोद पावा साहब, भारत से आपने हमें टाइम दिया। हुकूमत साजी का मरहला शुरू होगा तो फिर हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।